1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में इस बजट को पेश करेंगी और इस बजट से उद्योग जगत और कारोबारियों को काफी उम्मीदें हैं। उद्योग जगत का कहना है कि नौकरी पेशा को इनकम टैक्स में छूट देने के साथ कारोबारियों को भी कई सहूलियतें मिलनी चाहिए। ऐसे में आज खास शो बजट में उम्मीदों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बजट में मिलेगी बड़ी सौगात, टैक्स स्लैब में होंगे बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब को मिलेगी राहत। बजट आएगा, कितनी राहत लाएगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बजट में नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरा बजट होगा और इस बार का बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सबसे ज्यादा कयास इनकम टैक्स को लेकर लगाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार सरकार आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसे देने के लिए टैक्स में छूट दे सकती है। टैक्स में मिलेगी राहत, 30% कर स्लैब को बढ़ा सकती है वित्त मंत्री। आयकर सीमा को बढ़ाकर 18 लाख रुपए किया जा सकता है। बजट में कर स्लैब का पुनर्गठन किया जा सकता है। 30% की स्टैंडर्ड कटौती को लागू किया जा सकता है। इन्होंने इस बार 7.5 लाख के ऊपर टैक्स फ्री कर दिया, वो बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव, अच्छी बात की इन्होंने। और तीसरा मैं ये कहता हूँ कि जो ये जल फ्री या बिजली फ्री है की सुविधा है वो ना देकर कि एक मिनिमम जो उसकी लागत है ना, जैसे बिजली फ्री ना होके थोड़े से उसके जो उसकी वैल्यू बनती है वो लगा लें, जिससे लोगों को ऊपर बोझ भी ना पड़े फालतू का, और जो फालतू की फ्री की बिजली खा रहे हैं उनको भी जो है लगाम कर सके उनके ऊपर, और जो जिसको ज़रूरत है बिजली गांव में जो है वहाँ पर तक जा सके बिजली। एक तो इनकम टैक्स जो है वो रिबेट होनी चाहिए मैक्सिमम, स्टैंडर्ड एक्शन में इंक्रीज होनी चाहिए, प्लस जो अपना क्या कहते हैं अंडर पीपीएफ जो करते थे अंडर 80C उसमें रिबेट होनी चाहिए, जो उन्होंने बंद कर दी, बिल्कुल इंश्योरेंस में कर दी। ओल्ड एज पेंशन में थोड़ा कुछ ना कुछ दे शुड गिव रिलीफ। बिजनेस जो ट्रेड है ऑल ओवर इंडिया जो है वो बहुत मंदा, किसी भी किस्म का ट्रेड, चाहे वो सब्जी का ट्रेड है, फ्रूट का ट्रेड है, कपड़े का ट्रेड है, ज्वेलरी का ट्रेड है, हर ट्रेड में ज़बरदस्त मंदा है। मंदा क्यों है कि पैसा नहीं है बाज़ार में। पैसा बाज़ार में क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, टैक्स स्ट्रक्चर है वो इतना हैवी है ट्रेडर्स के ऊपर, जिसका जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। आज की तारीख में कोई भी चीज़ आप बाज़ार खरीदने के लिए, आपने जो कुर्ती पहनी हुई है, टॉप पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है, कोई भी चीज़ आप ले जाए, 1000 रुपया आजकल कुछ मैंने नहीं रखता। और 1000 रुपये से नीचे जो प्रोडक्ट है ट्रेड पे, गारमेंट पे, उस पर 5% GST है। और कोई भी प्रोडक्ट 1000 रुपये से मतलब 1050 का अगर बिल काटते हैं हम, तो वो 5% में उसमें कवर हो जाता है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अगर वो 1050 से ऊपर का कोई भी बिल काटा जाता है उसके ऊपर 12% GST हो जाता है। 12% GST हो जाए। अगर 1 करोड़ की सेल है किसी की तो उसके ऊपर 12 लाख रुपया GST हो गया। अब 12 लाख रुपया GST पर उसके ऊपर क्या है कि कंपटीशन इतना ऑनलाइन का कि कोई भी व्यापारी जो है वो प्रॉफिट में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई इसमें इनकम टैक्स रिबेट जो बढ़ना चाहिए, और दूसरा जो जैसे अब इन्होंने एड्स पे कमीशन बिठाया है उसमें अच्छी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है और जो किस्त वगैरह भी सिर्फ 3% ही देते हैं। अब ये 10 साल बाद जो रिवाइज बजट होना है एड्स पे कमीशन में, तो इसमें कम से कम 2.86 का तो इंक्रीज़ होना चाहिए टोटल बेसिक सैलरी में। अच्छा बजट होना चाहिए, और ख़ासकर ये बजट जो है मीडियोकर जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए और जितना अच्छा हो सके। जैसे पहले भी बजट आए हैं, बहुत अच्छे बजट हैं, और इस पर हमें काफ़ी उम्मीद है। इवन कि व्यापारियों को, मीडियम वर्ग को, सरकारी को, हर किसी को इस बार मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा बजट होगा। सरकार इन तीनों पर अपना फैसला करती है तो इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
2023 और 2024 के आंकड़ों के अनुसार केवल 2% करदाताओं ने 77% आयकर का योगदान दिया। लिहाजा इनकम टैक्स स्लैब को भी तर्कसंगत बनाना जरूरी है। इसलिए यह सवाल सबसे जरूरी हो गया है कि क्या सरकार बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म करने जा रही है। खत्म होगी ओल्ड टैक्स रिजीम। 2020 में न्यू टैक्स रिजीम की शुरुआत, टैक्स पेयर्स को कम टैक्स रेट का विकल्प, कई छूट और कटौतियां खत्म की गई। 2023 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट विकल्प बनाया। टैक्स दाताओं के बीच अब भी इस व्यवस्था को लेकर संशय। अब जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2025 का केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं, तो टैक्स पेयर और अर्थशास्त्रियों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। इस बार भी टैक्स पेयर की सबसे बड़ी मांग यह है कि सरकार दोहरी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर सिंगल टैक्स रिजीम लागू करे, ताकि टैक्स भरने की प्रक्रिया सरल और कम जटिल हो सके। केंद्रीय बजट में अब कुछ दिनों का ही समय रह गया। ऐसे में सवाल यह है कि देश में सबसे ज्यादा कर देने वाले नौकरी पेशा वर्ग को सरकार इस बार कितनी राहत देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो इस बार के बजट से लोगों को तमाम उम्मीदें हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का बजट पिछली बजट की तुलना में काफ़ी खास, काफ़ी अहम होगा। तो अब आप आज अब 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 पेश किया जाएगा और इसे पेश करने के बाद लोगों को तमाम उम्मीदें हैं। चाहे हम किसानों को देखें, किसानों को बहुत उम्मीदें, महिलाओं को बहुत उम्मीदें और इसके साथ ही अलग अलग वर्गों को इस बार के बजट से उम्मीदें। चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। आपसे सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। अनिल जैन हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही राजीव गुप्ता, जो कि अर्थशास्त्री हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद है। राजीव सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आपसे करना चाहूंगी कि अब जिस तरह से हर बार के बजट से आम जनता को तमाम उम्मीदें होती हैं और इस बार का बजट कहा जा रहा है कि कई मायनों में बेहद खास हो सकता है। आपके अगर नजरिए से देखें तो पिछली बार के बजट से और इस बार के बजट को देखें तो क्या कुछ उम्मीदें आम जनता की तरफ से दिखाई जा सकती है और उसके साथ ही सरकार भी तमाम तरह के संकेत करती हुई नजर आ रही थी इसके पहले ही। जैसे मैंने देखा अभी सब लोग चाह रहे हैं कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ जाए और छोटी छोटी राहतों की एक जनता की एक्सपेक्टेशन है कि किसी तरह से हमारी कर की जो कर का भार है वो आम जनता पे कम पड़े। पर हमें थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा। ये जो बजट है ये एक एक्सरसाइज है, फाइनेंशियल एक्सरसाइज है, एक्सपेंडिचर और इनकम को बैलेंस करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर को हर साल ये काम करना पड़ता है। हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पे फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है और रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो जो हम बार बार हर साल में यही सुनता हूं कि थोड़ा स्लैब बढ़ जाए, पीपीएफ की लिमिट बढ़ जाए, किसी तरह से कोई बेनिफिट हो जाए टैक्स का। पर फाइनेंस मिनिस्टर को भी पूरा देश देखना है, डेवलपमेंट का सीन देखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारे को चाहिए। तो वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप फाइनेंस मिनिस्टर के पास में नहीं होता है। वो चाह के भी वो बहुत ज्यादा आपको खुश करने वाले डिसीजन नहीं ले सकती है। आप देखिए पिछली बार जो उन्होंने बजट दिया, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 48 लाख करोड़ का है जो उन्होंने बजट में दिखाया, और जो उनकी इनकम है वो 32 लाख करोड़ की है। अब ये जो एक्सपेंडिचर 48 लाख करोड़ का है, 32 लाख करोड़ की हमारी इनकम है, तो बाकी पैसा तो हमने उधार लेके ही इसको खर्चा पूरा करना पड़ेगा। अब जब हम बार बार उधार लेते हैं तो आप देखिए हमारा ऑलमोस्ट जो हमारी रिसीट है जो पूरे देश की, उसका करीब 35% तो हमारा ब्याज में चला जाता है। अब ये जो सिचुएशन बनती है, ओवरऑल सिचुएशन बनती है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के पास बहुत लिमिटेड स्कोप है कि वो हर आदमी को रिलीफ दे सके, हर सेक्टर को रिलीफ दे सके। मैन्युफैक्चरिंग वाले भी कहते हैं कि हमारे ऊपर जीएसटी कम करो, इनकम टैक्स वाले भी कहते हैं, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आती है।
अब देखिए फाइनेंस मिनिस्टर इस बार क्या करते हैं। बहुत ही टाइट सिचुएशन है, फंड्स की रिक्वायरमेंट अभी बहुत है, मोदी जी के डेवलपमेंट प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनके लिए पैसा तो जुटाना पड़ेगा। अब इसके लिए कहां से पैसे लाते हैं, कोई नया सोर्स पैदा करते हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर के पास स्कोप है, वैसे मुझे लगता है। आज बहुत बार हमारा डिस्कशन होता है एग्रीकल्चर इनकम पे, और शायद किसी न किसी स्टेज पे फाइनेंस मिनिस्टर को एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना पड़ेगा। जो बहुत बड़े किसान हैं, जिनकी इनकम सालाना, एग्जांपल मान लीजिए उनकी इनकम 25 लाख या 40 लाख से ज्यादा है, उनके पास 25 एकड़ से ज्यादा भूमि है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। और शायद इस रूट से ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो अभी भी अनटच्ड है फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस सेक्टर को कवर करते हैं, ये भी अनप्लेजेंट होगा और इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी होंगे। पर अगर फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे लगता है अगर एग्रीकल्चर इनकम को इस बार टच करे तो वो बाकी टैक्स पेयर्स को कुछ न कुछ दे पाएगी, ऐसा मेरी सोच है। जी ठीक है सर, आपके पास फिर से आऊंगी। राजीव सर भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर, एक आपसे बड़ा अहम सवाल कि पिछली बार जब बजट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाया गया था तो शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार अगर कुछ टैक्स को घटाकर निवेशकों को राहत दी जाती है तो मार्केट में किस तरह के उतार चढ़ाव देखे जाएंगे? देखिए, मार्केट तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। हो सकता है थोड़ा बहुत उसको बूस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत कैपिटल गेन्स को कम किया जाए, पर आई थिंक उससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट्स खाली इंडिया के हिसाब से नहीं चल रही होती। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से चल रही होती हैं। बाहर का निवेश देश में कितना आ रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि बाकी देशों में निवेश कितना जा रहा है। तो उन सभी चीजों की वजह से, क्योंकि अभी पिछले काफी दिन से यूएस में भी जो फेड रेट्स हैं वो तकरीबन बराबर से ही चलते आ रहे हैं, तो दैट इज अ सेफर मार्केट फॉर पीपल टू गो टू। तो बहुत सारा निवेश बाहर भी निकल गया है, तो उसकी बात तो एक बिल्कुल ही अलग बात है। मेरा वैसे जैन साहब से बिल्कुल मैं ताल्लुक रखता हूं कि ये जो बजट की एक्सरसाइज है, इसमें ये टैक्स का हर बार का बातचीत, ये सिर्फ बजटरी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जितनी जरूरी है, एक आध लाख स्लैब इधर हो गया उधर हो गया, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट इसमें कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और मेरे ख्याल से उसको सोचना भी कोई बहुत ठीक बात नहीं है। हमारी इस टाइम की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम कंजम्पशन को किस तरह से बूस्ट करें, क्योंकि कंजम्पशन थोड़ी सी गिरती दिख रही है। और ये भी बात जैन साहब ने बिल्कुल सही कही कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशो जो कि 69% होता था प्री कोविड डेज में, वो करीब 83% पे चला गया। और वो इसलिए चला गया क्योंकि उन दिनों कोई काम नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियसली बोरोइंग करनी पड़ी। बहुत खराब नहीं है, लेकिन जितना डेट जीडीपी रेशो बढ़ता जाता है उतना आपका इंटरेस्ट का आउटफ्लो बढ़ता जाता है। जैसे घर का बजट होता है वैसे ही देश का भी बजट होता है। तो उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि आप अपने खर्चे और अपने जो इनपुट्स हैं उनको किसी तरह से बैलेंस करें। अब कुछ चीजें जो मुझे लगता है पॉसिबल हैं, वो लगता है डाइवेस्टमेंट्स थोड़ी बहुत पॉसिबल हैं। डाइवेस्टमेंट्स मतलब जो अपनी पीएसयूज हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जहां पे आप अपने कैपिटल को फ्री कर सकते हैं, जहां से थोड़ा पैसा ला सकते हैं। लेकिन टैक्स स्लैब्स में बहुत ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं लगता। रैशनलाइजेशन की जहां तक बात है जीएसटी की, वो धीरे धीरे करके रैशनलाइज करते ही जा रहे हैं। थोड़े बहुत कुछ दाएं इधर उधर चेंजेस हो सकते हैं, पर अदरवाइज जो बजट है मुझे लगता है इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर जोर रहेगा। एक सोची समझी नीति, अगर आप पिछले 10 साल से देखें तो एक सोची समझी नीति है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग करते रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करने का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ते जाना। वो करने से बहुत सी चीजें होती हैं। देखिए ऐसा है, मेरा अपना मानना यह है कि वो जो 2% करदाता हैं उनमें से भी बहुत सारे जो हायर टैक्स ब्रैकेट वाले करदाता हैं
उनका टैक्स कम हो जाए या उनका टैक्स ज्यादा हो जाए, उससे कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता खास, क्योंकि वो फिर भी उतना ही कंज्यूम करते रहते हैं। सवाल ये है कि कैसे नए लोग आ पाए जो कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम मतलब जो मार्केट में चीजें खरीद सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब इंप्लॉयमेंट जनरेट हो। इंप्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो सकती है? इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है टूरिज्म को बढ़ाने से। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सोची समझी नीति ये चल रही है ऑलरेडी, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे वो वाराणसी हो, ये सब सब रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने का एक तरीका बना। जैसे जैसे रिलीजियस टूरिज्म बनता है, बढ़ता है, ऐसे ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत सारी जॉब क्रिएशन होती है, गरीब आदमी के हाथ में पैसा आता है। ऐसे ही जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जहां भी दूर दराज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो वहां लोगों को जॉब चल रही है, पैसा आता है। सॉरी, सो आई थिंक उस तरफ रुझान रहना चाहिए। और मार्केट्स का जहां तक सवाल है, मार्केट्स के डायनेमिक्स तो बहुत डिफरेंट है। मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट पहले भी बहुत ओवर प्राइस थी। अगर उसके प्राइस इक्विटी रेशियोज देखे जाएं, वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस थी। एक स्टोरी सी बन जाती है, एक नैरेटिव सा बन जाता है। उस नैरेटिव में लोग सेम चीज करते चले जाते हैं। सबको समझ में आ गया कि सिप करना चाहिए, सिप करने से आपको 12-15% का रिटर्न मिल जाता है, तो लोग सब सिप करने लगे। जब सिप करने लगे तो फंड मैनेजर के पास रोज बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। जस्ट इमेजिन करिए, एक फंड मैनेजर है, उसके पास रोज पैसे आ जा रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ खरीदना है। तो मार्केट्स कई बार ओवरहीट हो जाती हैं। आई थिंक विच इज व्हाट इट इज गेटिंग करेक्टेड अ लिटिल बिट। बाकी एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न, आई थिंक हम बिल्कुल ठीक पाथ पे हैं। मैं अभी कल भी एक मीटिंग में था, वहां ये बात हो रही थी कि हम जब 6.4 6.7 की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम पता नहीं कोई बहुत गिरी हुई चीज पे चले गए, 8 से 6.5 पे आ गए। पर ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारा हमारा हर तरीके से कंट्री का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। और बजट, मुझे लगता है हमारे जो पिछले 9-10 साल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, इवन जो कोविड का समय भी रहा, वो बाकी देशों ने क्या किया, लोगों के हाथों में पैसे देने की कोशिश करी। मतलब चाहे वो डॉलर्स प्रिंट करके हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उन्हें लगा आर्टिफिशियली कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए। लेकिन उस आर्टिफिशियल कंजम्पशन को बढ़ाने से सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ी। तो हमारे अर्थशास्त्रियों ने एक डिफरेंट अप्रोच ली। उन्होंने सिर्फ इतना करने की कोशिश करी कि सप्लाई साइड को मेंटेन करने की कोशिश करी। सप्लाई साइड को मेंटेन करने का मतलब सप्लाई चेन है, वो भारत में हमने देखा कि काफी बेहतर, चाहे कोविड के दौरान हो या उसके पहले या फिर उसके बाद, काफी बेहतर देखा गया। और भी बजट को लेकर के तमाम सवाल हैं आप लोगों। तो 1 फरवरी ये वो तारीख है जब देश का आम बजट पेश होने वाला है, और इस आम बजट से जो देश के जो लोग हैं उन्हें तमाम उम्मीदें रहती हैं। हर सेक्टर्स में लोगों को उम्मीदें, टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदें। और आप चलिए एक बार फिर से इसे खास चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है और उनके साथ ही कुणाल गुप्ता भी, जो कि अर्थशास्त्री हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद है। अनिल जैन अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ ही राजीव गुप्ता भी हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद है। कुणाल जी, आपका बहुत स्वागत है। और अब आपका ही करना चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए इस बार के जो बजट है उससे लोगों को तमाम उम्मीदें भी हैं, लेकिन अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बजट में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं हो सकता है। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के लोगों के बीच तमाम तरह के सस्पेंस भी देखे जाते हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो इस टर्म को नहीं समझ पाते। तो एक बार इसे भी विस्तार से साझा करने की कोशिश लेकर कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और इस बार इसमें क्या कुछ बदलाव होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अभी तीसरा टर्म है मोदी जी का और ये पहला उनका कंप्लीट बजट होगा। पिछले 2 बजट जो पिछले साल प्रेजेंट हुए थे, दोनों इलेक्शन ओरिएंटेड बजट थे। और इस साल उम्मीद है कि एक कुछ ना कुछ जो भी पेंडिंग रिफॉर्म्स रह गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो डेफिनेटली इस बजट में काफ़ी उम्मीदें करी जा सकती हैं कि वो होंगे। लेबर कोड को लेकर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो सकते हैं। एंड अभी जैसे बहुत सारी हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, वो सारी की सारी इंडिया से इस टाइम पे बाहर जा रही है। अब वो बाहर क्यों जा रही है, उसके 2 रीजंस हैं। एक तो यूएस डॉलर काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है, आप देख रहे होंगे लगातार रुपया गिरता जा रहा है। अभी 86.7 तक पहुंच गया था, अभी थोड़ा सा 22 पैसा उसमें स्ट्रेंथ आई है।
और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रीज़न है कहीं ना कहीं टैक्सेशन जो इंडिया में लगाया जाता है। LTCG जिसे हम पॉपुलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, ये बेसिकली जैसे हम स्टॉक मार्केट में, अगर हम स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, किसी में भी अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो अगर हम उसको 2 साल से ऊपर होल्ड कर पाते हैं तो LTCG लगाया जाता है। अगर उससे कम ड्यूरेशन रहती है तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाया जाता है। फिलहाल की मार्केट कंडीशन देखते हुए मेरे ख्याल से मोदी जी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी नहीं कि कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया को छोड़ के जाए, या जो भी व्यक्ति जो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं वो इंडिया को छोड़ के जाएं, वो इंडिया में बने रहें। तो कहीं ना कहीं इन दोनों टैक्सेशन, दोनों नेगेटिव टैक्सेशन कहलाते हैं। स्पेसिफिकली LTCG, जो बंदा हमारी मार्केट्स में लंबा निवेश करके बैठा हुआ है उसके ऊपर भी टैक्स लगाना कोई बहुत इट इज़ नॉट अ वेरी इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक उसे नीति नहीं कहते हैं। तो इस बजट में 100% मेरे ख्याल से LTCG कम होता हुआ जरूर नजर आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी हो सकता है कि सेम बना रहे, बट कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये कहीं ना कहीं दोनों टैक्सेस गिरे, बिकॉज भारत में निवेश की अभी सख्त जरूरत है। उसके 2 रीजन है। से मान लीजिए FII क्यों जाते हैं इंडिया छोड़ के, मान लीजिए करेंसी अगर इंडिया की 10% गिर जाती है अगर इस साल, तो यद्यपि आपकी मार्केट आपको 6% या मान लीजिए निफ्टी आपको 10 से 15% के बीच का रिटर्न देता है, तो भी आपका जो सेट ऑफ है, अगर 10% निफ्टी भी ग्रो करता है और 10% अगर हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट होती है, तो नेट रिटर्न फॉर अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज लिटरली 0। वो व्यक्ति इंटरनेशनल मार्केट में या अमेरिकन मार्केट में 3.5, 4, 6% के आसपास का रिटर्न ज्यादा पसंद करेगा रादर देन शॉर्ट टर्म के अंदर। मैं कहीं नहीं बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म में इंडिया मार्केट कहीं से भी खराब है। इन दोनों ही टर्म्स को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा भी जाता है। सर, आपके पास फिर से लौटूंगी। अनिल जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि सर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में भी एक बार विस्तृत जानकारी साझा कीजिएगा, और साथ ही ये टैक्स STT भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर किस तरह से असर डालता है, और कुछ उद्योग निकायों की तरफ से STT को लगातार क्यों खत्म करने की मांग की जा रही है, इस पर एक बार विस्तृत जानकारी। STT जो टैक्स है ये बेसिकली जो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर एक तरह का गवर्नमेंट का कंट्रोल लाने के लिए, या गवर्नमेंट उनको अपने क्या हो रहा है, क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कौन कर रहा है, शायद इस सोच के साथ लाया गया था, और एडिशनल रेवेन्यू का सोर्स भी बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि STT के अंदर कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है, एक छोटा सा कंपोनेंट होता है और वो ज्यादा इन्वेस्टर्स को इतना अफेक्ट भी नहीं करता है। बात जैसे अभी हो रही है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स की, तो यहाँ पे बहुत स्कोप है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, हमारा जो अल्टीमेटली हम ये सब क्यों कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, इकोनॉमी को रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए दे रहे हैं, हमें फंड्स चाहिए, तो वहां पे हमें लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए। तो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर कुछ न कुछ अच्छी रिबेट या उसको एग्जम्पशन देना बहुत जरूरी है, और तभी वो लॉन्ग टर्म फंड्स वहां पे आएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म, बहुत सारे कंट्रीज, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो या सिंगापुर हो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगता है, शॉर्ट टर्म पे लगाते हैं वो। इससे क्या होता है कि लोग अपनी कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसी यहाँ पे गवर्नमेंट को हर तरह से जो लॉन्ग टर्म फंड्स आ सकते हैं वो चैनल खोलना पड़ेगा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मुझे समझ में नहीं आता, पब्लिक प्रोविडेंट में एक आदमी आपको 15 साल के लिए पैसे दे रहा है, आपने उसके ऊपर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है? आपको घर पे 15 साल के लिए फिक्स पैसा मिल रहा है, उसमें कोई 15 साल तक रिपेमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं आती, आपने उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए की एक कैप लगाई हुई है। ये तो बहुत अच्छा चैनल है जहां पे स्वेच्छा से आदमी आता है और आपको पैसा देता। आपने ब्याज तो बाहर, हिंदुस्तान से बाहर भी देना है और हिंदुस्तान के अंदर भी देना है।
तो छोटा सा अगर एग्जम्पशन दे रखा है आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे, इस तरह से बहुत सारी सेविंग्स जहां पे 3 साल के लिए 4 साल के निश्चित तौर लिए पर कोई सर करता है बजट या को 5 लेकर साल के के तमाम लिए तरह के करता सवाल हैं और इन टैक्सेस को लेकर के भी तमाम तरह के सवाल है। आपके पास फिर से आऊंगे और हमारे साथ राजीव सर भी मौजूद है। राजीव सर, आपका रुख करूंगी। बजट से पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने मैरिड कपल के लिए ज्वाइंट टैक्स फाइलिंग सुविधा की मांग की है, तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा? यूएस और ब्रिटेन में पहले से ये सुविधा ऑलरेडी मौजूद है। मुझे लगता है क्योंकि वो कैपिटल गेन बहुत बड़ा एक एक्सपेंडिचर होता है, जो इन्वेस्टर को लगता है कि मेरा 12.5% रुपया निकल जाएगा, मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, तो उस एंगल से वो कैपिटल को रोकेगा मार्केट में। जी ठीक है सर, समय कम है। आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।